नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय शिक्षा, मनोविज्ञान और संस्कृत के वीडियो, बाल अध्ययन के वीडियो इस समय चल रहे हैं और उनकी एक सीरीज चल रही है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, जो किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और उनको व्याख्यात्मक तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार पधारें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके फिर रिक्त स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। वह बालक का वह कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सा एटीट्यूड है जिसकी जानकारी शिक्षक को होनी आवश्यक है, तो वह है व्यवहार। बालक का यदि व्यवहार शिक्षक को पता होगा तो वह उसके अनुसार उसकी व्यू रचना करके, शिक्षण विधियां अपना करके और उसको शिक्षित करने का वह प्रयास करेगा। प्रश्न नंबर 2, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? अर्थात वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये निष्कर्ष निकाला था कि बच्चा जैसा देखता है फिर उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। तो यहाँ पर व्यवहार शब्द आकर के कहीं आप वर्सन न कर दें। यदि हिंसात्मक व्यवहार की बात कर रहा हो तो ध्यान रखें वो अल्बर्ट बांडुरा है। महात्मा गांधी का आपको एक वो उदाहरण आपको ध्यान में होना चाहिए कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की फिल्म देखी और घर आकर के उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बच्चा जो है अनुकरण से सीखता है। अगला जो प्रश्न है वो सामाजिकरण का अर्थ क्या है? तो सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। चौथा प्रश्न, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि इस अवस्था को हम तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। स्टैनी हॉल ने जैसा कि कहा है। अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को उतना बर्ताव रिक्त स्थान रखना चाहिए। कैसा बर्ताव रखना चाहिए सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी व विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? परिवार व पड़ोस, क्योंकि बच्चे पे परिवार का प्रभाव अधिक पड़ता है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो वो कौन सी है? अमूर्त चिंतन। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन पे चर्चा की थी, उसमें औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो अमूर्त चिंतन में पाई जाती है। आठवां प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की जो चिंतन व्यवस्था है वो कौन सी है? नैतिक तर्कना या नैतिक तर्क होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है या प्रदर्शित करता है? तो वो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसकी देन है? तो जीन पियाजे की देन है।
अगला प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को अन्य किस नाम से जानते हैं? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? अधिगम अंतरण किसे कहते हैं? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख जाता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार से होता है? तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार से होता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक अंतरण भी 3 प्रकार का होता है, क्षैतिजीय अंतर, समानांतर, ऊर्ध्वज या लंबवत और द्विपार्श्विक। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। ये हमने अधिगम में अच्छी तरीके से उनको देख लिया था। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। पढ़ने की संबंधी विकार को डिस्क्लेसिया और लिखने से संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया और पढ़ना, लिखना और बोलने संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया बोलने, पढ़ने और लिखने से संबंधित जो विकार होता है। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ADHD। ADHD। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से हट करके होता है। वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं और वो पिछड़े भी हो सकते हैं, जिनमें विशेष योग्यता होती है। लिखावट से संबंधित जिनमें योग्यता में कमी हो या उनमें लिखने में संबंधित समस्या हो तो वो डिस्ग्राफिया। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष यानी आंखों की स्मृति का ह्रास होना कहलाता है डिस्क्लेसिया। भाषा अवबोधन संबंधी विकार भाषाघात कहलाता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित होते हैं और अधिकतर ये जो शारीरिक समस्याओं से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनमें डिस्ग्राफिया की समस्या पाई जाती है। डिस्क्लेसिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिस्मीथिया गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया। गणित की समस्या डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन करना गणित, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होती है और डिस्क्लेसिया जो है वो पठन विकार से होती है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असक्ता होती है अफेजिया। मौखिक रूप से सीखने की जो असक्ता होती है, जो विकार होता है वो अफजेया। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ गोयकल, जो 1590 में किया था, 16वीं शताब्दी में। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाओं को सामाजिक संबंध कहा जाता है, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, ये सब। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान पैम्पोनोजी ने कहा था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान। ये विलियम जेम्स या विलियम वुंट ने ऐसा कहा है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वुडसन ने इसको कहा था व्यवहार का विज्ञान। सो आज भी यही प्रासंगिक है। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? थॉर्नडाइक ने 1903 में।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 1909 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार कब बना और कब यह लागू हुआ? तो बना 1909 में और लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को उनमें शामिल करके। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समावेशन। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व यानी कि गर्भाधान में ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था के दौरान। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। अगला जो प्रश्न है वो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त वैतार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? बालक। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष तक के संज्ञानात्मक अवस्था का अभाव पाया जाता है? 6 वर्ष तक के बालकों में। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। हालांकि इसमें कुछ प्रश्न रिपीटेड एक आध सवाल हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर से पूछे गए हैं। आप इनको 1-2 बार देखें, आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।